देखो, कल हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट किए थे। उसमें से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें 3 टाइप हम लोगों ने देखे थे। पहला था, उसमें क्या था? पहला बोलो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मैंने आपको यह समझाया था कि जब हम लोगों ने डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम पर हम लोगों ने यह देखा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, और जो ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन के वजह से सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आता है और वो फैलोपियन ट्यूब में उसको रखा, मतलब स्टे किया जाता है, मतलब रखा, फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और मेल गैमेट आकर उसको फ्यूज करता है। तो मैंने आपको यह समझाया था कि उस सेकेंडरी oocyte का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, मतलब वो कुछ दिनों के लिए ही सर्वाइव कर सकता है, राइट। अब मतलब उसका जो स्पैन है वो कितना था? 48 घंटे, मतलब 2 दिन का कंसीडर करो, नियर अबाउट। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम लोग, इसलिए मैं वर्ड यूज करते हैं अबाउट या नियर अबाउट। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहां पर उतने टाइम पर अब स्पर्म ने आकर फ्यूज करना चाहिए, लेकिन स्पर्म आकर अगर फ्यूज नहीं कर रहा है तो अब वो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा और आगे चलकर जाइगोट नहीं बनेगा। तो अब हम लोग यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो नेचुरल मेथड है, उसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब यह है, एब्स्टिनेंस मतलब रोकना, मतलब जो स्पेसिफिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, 28 दिन की, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अब यह बोला जा रहा है कि 10 से लेकर 10th डे से लेकर 17th डे तक अगर वो कपल कॉपुलेशन से बच जाता है या कॉपुलेशन नहीं करता है या इंटरकोर्स नहीं करता है, इसका मतलब यह हो गया कि वही पीरियड था जिस पीरियड में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल था। तो हमने उस पीरियड को एब्स्टिनेंस कर दिया, मतलब एब्स्टिनेंस किया, रोक दिया, इसलिए उसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। लेकिन यहां पर एक बात जो मैंने कल बताई थी आपको कि यहां पर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फेल्योर रेट ज्यादा है। समझ गए? अब दूसरी जो नेचुरल मेथड है, वो दूसरी जो नेचुरल मेथड है उसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। इसका मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, जब इजैकुलेशन का टाइम है, मतलब इंसेमाइनेशन का टाइम है, स्पर्म जब इजैकुलेट होकर बाहर आने वाले हैं, उस टाइम पर पेनिस को विड्रॉ करना, मतलब विड्रॉ करना कब? क्वाइटस के दौरान में। तो क्वाइटस को क्या किया? इंटरप्ट, इसीलिए उसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। लेकिन यहां पर भी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जैसा कि आगे हम लोग पिल्स वगैरह देखने वाले, लेकिन फेल्योर रेट ज्यादा है। फिर तीसरी बात हम लोगों ने देखी थी नेचुरल मेथड में, वो था लैक्टेशनल एमेनोरिया। मतलब लैक्टेशन का मतलब यह है कि अगर कोई पार्चुरेशन होने के बाद अगर कोई फीमेल इंटेंस लैक्टेशन कराती है, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा लैक्टेशन कराती है, तो उस दौरान में उस फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल्स बढ़ जाता है, और जिसके वजह से वहां पर एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा, जिसके वजह से आगे की प्रोसेस नहीं होगी, और उस फीमेल के अंदर 6 महीने के लिए, कितना टाइम पीरियड है वो? 6 मंथ के लिए कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, मतलब कोई ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा। इस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन के दौरान में एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल इवेंट्स।
ये बात समझ में आ गई? तो अब इसका मतलब यह है, लेकिन हर फीमेल की फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, और उसके अंदर यहां पर एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज लिख रहा है? इंटेंस। क्या वर्डिंग यूज कर रहा है एनसीईआरटी यहां पे? इंटेंस लैक्टेशन। क्या वर्डिंग यूज कर रहा है एनसीईआरटी? इंटेंस लैक्टेशन। देखो, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज पूरी तरह से 6 महीने तक ये एमोनेरिया कंडीशन रहेगी, इसकी कोई हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए फेल्योर रेट कैसा है? ज्यादा है, फेल्योर रेट ज्यादा। ये कल बातें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब अगला जो मेथड है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव का अगला जो मेथड है, उसका नाम है बैरियर मेथड। तो मैंने कल बताया था आपको, बैरियर का मतलब होता है अड़थड़ा, मतलब उसको कांटेक्ट होने से रोकना। तो अब बैरियर मेथड के अंदर अब हम लोग अलग अलग यहां पर बातें देखेंगे, ठीक है। तो अब डिटेल में समझेंगे हम लोग बैरियर मेथड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, और यहां पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ, मैंने क्या बोला अभी आपको, कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अगर फ्यूज होंगे तब आगे की बातें हैं। तो अगर उसको फ्यूज होने से रोक रहा है तो उनके उसके बीच में क्या बना? बैरियर। इसीलिए उसका नाम बैरियर मेथड बोल, ठीक है। अब नेक्स्ट, सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड, दोनों के लिए भी अवेलेबल है। तो अब पहला जो एग्जांपल देख रहे हैं वो है कॉन्डोम्स। अब देखो, ये आर बैरियर, अब किससे बना हुआ ये इंपॉर्टेंट है। थिन रबर और लैटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर coitus, so that the ejected semen would not enter into the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, ये जो कॉन्डोम्स होते हैं ये नेचुरल, गौर से सुनो अभी है क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये रबर लैटेक्स से बने हुए रहते हैं, रबर लैटेक्स से बने हुए रहते हैं। गौर से सुनो। दूसरी बात, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनके अंदर वो लैटेक्स के वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। तो उस टाइम पर एलर्जिक रिएक्शन को अवॉइड करना है तो नेचुरल जो लैटेक्स है ना, लैटेक्स जो है उसके बजाय रबर का यूज करते हैं। मतलब रबर से भी कॉन्डोम्स बनाए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली जो केमिकल यूज करते हैं वो पॉलीयूरिथेन होता है, उसको यूज करते हैं और उससे क्या बनाए जाते हैं? कॉन्डोम्स बनाए जाते हैं। अब गौर से सुनो, कॉन्डोम्स जो हैं वो मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी होते हैं, ठीक है। फीमेल वाले कॉन्डोम्स को फेमडोम्स बोलते हैं और मेल वाले को कॉन्डोम्स बोल रहे हैं वो सब फेमडो, फीमेल का FEM, फेमडोम्स बोलते हैं उसको। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, किससे बना ये समझ में आया आपको? अब ये इंटरकोर्स से पहले पेनिस के ऊपर इसको वियर किया जाता है और अब जब इजैकुलेशन हो रहा है तो वो इजैकुलेशन होने के बाद क्या रिलीज होंगे? स्पर्म। अब वो स्पर्म वहीं पे रहेंगे वही। तो अब बताओ, वो स्पर्म का कांटेक्ट आया क्या? नहीं आया। तो इसीलिए हम उसको बैरियर मेथड बोल रहे हैं। ये वाली बात समझ में है आपको? इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो भी हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड बोलकर है, वो भी कॉन्डोम्स बनाते हैं या अदर कंपनीज भी बनाते हैं। कॉन्डोम्स का जो फेमस ब्रांड है उसका नाम है निरोध। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, निरोध, ये याद रखना है आपने, ठीक है। वो क्या है? ब्रांड बोले समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा, देखो सहेली ब्रांड था, सही समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? हाँ। अब एनसीईआरटी कुछ इसके फायदे गिना रही है, गौर से सुनो। देखो, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, बोल समझ में आ रहा है? कंसीव करना। देखो, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल। नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू, अब कॉन्सेप्शन को तो रोक रहा है, इसके साथ में इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? देखो, यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज्ड द रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल
ऑफ, गौर से सुनो, प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो इसका क्या मतलब। देखो अब ये बताओ कि अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहां पे एसटीआई का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे इंफेक्शन हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर दो पार्टनर आ गए तो एक दूसरे को फैल सकते हैं या एक से दूसरे को हो सकते हैं। समझ गए? तो अब आपको ये तो पता होगा, मतलब जो फेमस है जो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को फैल सकता है। अब गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बताओ। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो बैरियर है, उसमें हम लोग कॉन्डोम्स यूज कर रहे हैं। तो कॉन्डोम जब पेनिस के ऊपर उसको वियर किया गया तो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में पेनिस का कांटेक्ट वजाइना के साथ आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेनिस और वजाइना के बीच में कॉन्डोम है। तो अब कांटेक्ट आया क्या? अब कांटेक्ट आया ही नहीं तो एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां फैल सकती है क्या? हाँ, इसीलिए वो एक एडिशनल बेनिफिट है उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? तो ये वाली बात क्लियर हुई अभी आपको, ये एडिशनल बेनिफिट है उसका, एसटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है? बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स। अब सुन लो इसका मतलब क्या है। देखो मैंने क्या बोला था आपको, याद आ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छे हैं या बेटर हैं? इसके लिए अंदर हम लोगों ने बोला था कि वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, और फिर हमने बोला था कि वो उससे प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, या प्रिवेसी बोलते हैं उसको, मेंटेन होनी चाहिए। गौर से सुनो, और जो नॉर्मल बंदा भी उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं सर? तो मैंने कल एग्जांपल बताया था, देखो आपको आईयूडीज बहुत अच्छे हैं लेकिन उसको इंसर्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत, मदद लेना लगेगा, डॉक्टर्स की, नर्सेस की। यहां पर देखो ये वाली चीज नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। परफेक्ट समझ में आया क्या? देखो अभी आपको क्या बोल रहे हैं हम लोग। और दूसरा क्या है, ये वन टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज करेंगे फिर डिस्पोज कर देंगे, फेंक देंगे। ये वाली बात समझ में आपको अच्छे से? बोलो। अब अगला जो है, फीमेल के अंदर अब बैरियर यूज करेंगे लेकिन ये कॉन्डोम्स को छोड़ देंगे तो बाकी के जितने भी है वो रीयूजेबल है। क्या है ये? रीयूजेबल। अब देखो आगे, या तो यूजर समझ में आया आपको? अब देखो डिस्पोजेबल एंड सेल्फ इंसर्टेड देयरफॉर प्राइवेसी टू यूजर। अब देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. ठीक है? They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are, देखो क्या यूज बोला था, लेकिन कॉन्डोम है क्या? नहीं है। ये कैसा है? रियूजेबल। स्पर्मिसाइड। अब सुनो इसका मतलब क्या है, गौर से सुनो, इधर देखो, सब बच्चे इधर देखेंगे। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये यूटेरस है, ये वाला सर्विक्स है और ये वजाइना है, राइट? अब ये जो है ना सर्वाइकल कैप्स जो है, सर्वाइकल कैप्स रहने दो या वॉल्ट्स रहने दो या डायफ्राम, ये अब फीमेल जो है ना ये ऐसे इंसर्ट करती है, ऐसे ऐसे। ठीक है? वजाइना के अंदर इंसर्ट किया, ये कौन है? अब देखो स्पर्म अगर इससे आगे चले गए तो आगे फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस होगा, अब ये ऐसे डाला तो अब यहां पर जब इंसेमाइनेशन होगा तो पूरे स्पर्म कहां पर है? यहीं पे। अब इसको निकालेंगे इंटरकोर्स होने के बाद और उसको वॉश करके फिर से रख देंगे, इसलिए रीयूजेबल है। समझ में आ रहा है? किसको प्रिवेंट किया? देखो सर्विक्स को कवर कर दिया उसने। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? यहां तक क्लियर हुआ? राइट। अब आपके एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि समझो और भी इसके अंदर इफेक्टिवनेस लाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्पर्मिसाइडल एजेंट यूज करते हैं। बोलते ऐसे क्रीम्स वगैरह मिलेंगे जो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो अब कॉन्डोम्स यूज कर रहे हैं तो कॉन्डोम्स के थ्रू अगर स्पर्म जा रहा है, कंसीडर करो जाने को मतलब मसला, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? ये क्रीम्स वगैरह लगाएंगे, या तो वॉल्ट्स हैं, डायफ्राम है, इसके अंदर पहले इंसर्ट करने से पहले अंदर साइड में क्या लगा देंगे?
स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। अब देखो क्या लिख रहे हैं सर, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर usually used along with this barrier to increase the contraception इफिशियंसी उसकी और बढ़ाना है, इफेक्टिव करना है उसको। तो क्या करेंगे भाई, ये बैरियर से तो रुक रहा है, लेकिन और क्या कर रहे हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। जैसा एक एग्जांपल है, स्पर्मिसाइडल एजेंट का एग्जांपल बोल रहा हूं, नीम 70 बोल के एक आता है, नीम, ये जो है ना नीम बोले तो ये हमारा जो नीम है ना, एजा डिरेक्टा इंडिका, नीम का झाड़, उससे बनाया हुआ है वो नीम 70। इससे इस नीम 70 जो है ये क्या है, ये ऐसे केमिकल आइसोलेट किए हैं जो स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक फोम की जो बात कर रहा है, तो टुडे नाम का फोम आता है, टुडे, TODAY, टुडे फोम। ये क्या है, स्पर्मिसाइडल एजेंट है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये स्पर्मिसाइडल एजेंट को यूज करते हैं। तो क्या होगा उस स्पर्मिसाइडल एजेंट को यूज करने की वजह से, देखो कहीं पर भी वर्ड अगर साइड आ गया, साइडल, देखो अब यहां पे और एक टर्म समझा रहा हूं आपको, साइडल अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है किलिंग। देखो समझ में आ रहा है आपको, क्या बोलेंगे, किलिंग। देखो स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को किल करने वाला, फंजीसाइडल, फंगाई को किल करना, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरिया को किल करने वाला। समझ में आ रहा है, सिडल वर्ड आया तो क्या मीनिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है, किलिंग। क्लियर हो गया, तो सिडल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो स्पर्मिसिडल का मतलब समझ में आया आपको। तो अब देखो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ये क्रीम वगैरह यूज कर रहे हैं, तो और इफिशियंसी परफेक्ट समझ में आया क्या। देखो, और ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये वाला इस पे बहुत ज्यादा आता है, एडिशनल बेनिफिट वाला। परफेक्ट समझ में आ गया होगा अभी आपको क्या क्या बोल रहा हूं मैं, चीजें क्लियर हो रही है। अब अगला जो बात कर रहा है एनसीईआरटी, वो IUD के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो इंट्रायूटेराइन। अब ये इसको मैं आपने इकट्ठा लिख कर लेना है, ठीक है। पहले समझा देता हूं मैं IUD के बारे में, ठीक है। चलो आ जाइए। देखो IUD का फुल फॉर्म क्या है बोलो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब यूटेरस के अंदर, इंट्रा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सब में पहले जो डॉक्टर्स ने ये सोचा कि अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो यूटेरस के अंदर अगर कोई चीज इंसर्ट करके रख दिए, जिसके वजह से क्या होगा कि यूटेरस जो है वो उसके अंदर मैक्रोफेज का लेवल वगैरह बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म उससे आगे पास करके फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकते। समझ रहे हो अच्छे से। तो पहले जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो बना है वो क्या थे, तो वो इनर्ट प्लास्टिक था, इनर्ट प्लास्टिक का मटेरियल, इनर्ट प्लास्टिक, और उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते थे। कहां पर इंसर्ट करते थे, यूटेरस के अंदर। कहां पर इंसर्ट करते थे उसको, गौर से सुनो भैया। देखो ये यूटेरस है, ये अब ये सर्विक्स और ये वजह है, ठीक है। अब यहां पर इंसर्ट करते थे इसको, और इसका शेप जो रहता था वो टी शेप रहता था, ठीक है। जब इसको जब ओरिजिनल में आप देखोगे, मतलब इंसर्ट करने से पहले, तो ये ऐसा रहता, ऐसा, ताकि इंसर्ट करने में आसानी हो जाए। फिर इसको धागा लगा हुआ रहता ऐसा, जैसे ये धागा को खींचेंगे ना तो इन्हें ऐसा बन जाता टी शेप का, ताकि क्या हो जाए कि निकले ना, फिर बाहर निकल कर ना आए। तो पहले जो यूज करते थे वो क्या था, इनर्ट प्लास्टिक। अब क्या सोचा फिर उन्होंने कि भाई इनर्ट प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हम लोग, उससे ठीक है ये चीजें हो रही है, और इसको इफेक्टिव बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि इस कॉपर टी के अंदर कॉपर वायर को इसके ऊपर लगा दिया। किसको लगाया, अब कॉपर आयन वहां पे रिलीज हो रहे हैं। ये कॉपर आयन जो है ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, तो और इफेक्टिवनेस बढ़ गया, ठीक है। फिर अब आगे चलकर उन्होंने ये बोला कि भाई और भी कॉपर से भी और अच्छे अगर इफिशिएंसी बढ़ानी है तो काम करेंगे, इसके साथ में हार्मोन लगा देंगे। तो समझ में आया आपको। तो अब कितने तरह के IUD मैंने बताया आपको, 3। पहले तो नॉर्मल प्लास्टिक वाली, नॉर्मल जिसको कुछ लगाया हुआ नहीं है, दूसरा कॉपर वाली, तीसरा हार्मोनल IUD। अब वही लिखा हुआ है, देखो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज द यूज ऑफ intrauterine device. These devices are inserted by or
इन द यूटेरस थ्रू द, देखो अभी जो मैंने पहले बात थोड़ी देर पहले बोला, यहां पर प्रोफेशनल की मदद लेना लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट आगे देखो, द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल। देखो पहला क्या है? आईयूडी, मतलब जिसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉन मेडिकेटेड। मतलब क्या है? जो इनर्ट प्लास्टिक मैंने बोला आपको सिर्फ, वो उसका नाम क्या है? लिपेज लूप। क्या नाम है उसका? लिपेज लूप। आगे देखो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी CU8, मतलब कॉपर T, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375। ये क्या है? कॉपर कंटेनिंग आईयूडी। डायरेक्ट एग्जांपल क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं देखो, ये दो नाम के अंदर कॉपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। और मल्टीलोड 375 जो है ना, आपको याद ही करना लगेगा कि सर वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, अटेंटिव बैठना है भी। हाँ, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब आगे, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, देखो प्रोजेस्टासर्ट उसका नाम है, LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट बोलते, समझ में आ रहा है आपको? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग है। LNG बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्टिरॉल, LNG-20। ये आईयूडीज यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कंसिडर करो कि यहां पर अगर ये आईयूडी है, तो अब यहां के यूटेरस को उसने कैसे बनाया? बहुत ज्यादा हॉस्टाइल। मतलब क्या कि यहां पे मैक्रोफेज वगैरह रिलीज कर रहे हैं। अरे कोई अनवांटेड चीज आ गई ना, तो क्या रिलीज हो रहे हैं? मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज जो रिलीज हुए, यहां पे किसका नंबर ज्यादा है? आप समझो यहां पर स्पर्म रिलीज हुए, स्पर्म ऊपर आ रहा है, वो मैक्रोफेज उसको किल कर दे रहे हैं। तो बच्चों प्रिवेंशन हुआ कि नहीं? अब आगे वाले लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां तक के लाइन क्या थे? याद करने वाले थे। बताओ ऐसी कौन सी आईयूडी है जो नॉन मेडिकेटेड है? लिपेज लूप। सर ऐसी कौन सी आईयूडी है जो कॉपर रिलीज कर रही है? कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ऐसी कौन सी आईयूडी है जो हार्मोनल आईयूडी है? प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। याद रह जाएगा। अब आगे जो बोला है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, वो आप बातें यहां लिखिए। आईयूडीज इंक्रीज, देखो स्पर्म विद द यूटेरस एंड द, समझ में आया? तो बताओ कि फैगोसाइटोसिस करने वाला सेल कौन है? अब भी बोला ना मैंने, मैक्रोफेजेस। ठीक है, आगे देखो, और देखो, एंड द कॉपर आयन क्या करता है? बोला था मैंने आपको, स्पर्म मोटिलिटी को रिलीज, सप्रेस, कम करना, एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ, हाँ, स्पर्म की मोटिलिटी को तो कम करता है, उसके साथ में फर्टिलाइज करने वाले कैपेसिटी को भी कम करेगा। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग मतलब प्रोजेस्टासर्ट और LNG की बात चल रही है। इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। मतलब देखो, सर्विक्स को क्या कर दिया? और अब और जो सुनो इसका मतलब क्या है, देखो अब यहां पर जो आईयूडी रिलीज, आईयूडी बिठाया है, अब इसमें प्रोजेस्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये जो रिलीज होने की वजह से यहां पर जो सर्विक्स है ना, इस सर्विक्स के अंदर का जो म्यूकस है ना, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। तो बताओ, वजाइना के अंदर स्पर्म आए, लेकिन अब ऊपर जाने का चांस है क्या उनको? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर अगर आईयूडी मौजूद है, तो बताओ इंप्लांटेशन कैसे होगा? इंप्लांटेशन तो यही होने वाला है ना। समझो एक आधा बच बचा के स्पर्म इधर चला गया, तो आकर इंप्लांट तो यही होना है, तो इंप्लांट ही नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा है वो कि क्या कर रहा है? अनसुटेबल फॉर, लेकिन याद रखो अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के साथ ही लिखा हुआ है, तो आपने आंसर उसी के हिसाब से देना है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? बोलो, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो फिर से मैंने बोला, आईयूडी ऊपर क्या लिखा था? पॉपुलर। अब क्या लिख रहा है? देखो, हाँ, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। समझ में आ रहा है आपको? डिले करना या दो बच्चों के बीच में स्पेस रखना है। आगे देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मैंने बोला ना, ये बात आपको बताया था। सब में ज्यादा एक्सेप्टेड जो है वो आईयूडी है। मतलब देखो, आगे जब देखेंगे हम लोग पिल्स वगैरह की, तो पिल्स रोज खाना लगता है, ठीक है। फिर कॉन्डोम्स जो हैं उसको वो डिस्पोजेबल है, लेकिन ये वाली चीज जो है ना, ये क्या है? एक बार इंसर्ट कर दी है आपको, ऐसे डॉक्टर पहले पूछता है कि कितने दिन का गैप चाहिए आपको। आपने बोला 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस तरह की आईयूडी आती है, तो वो वाली आईयूडी इंसर्ट कर देना है, खत्म।
समझ गए अच्छे से? बोलो आगे। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये पहला मेथड क्या था बोलो? सब में पहला नेचुरल, फिर उसके बाद बैरियर, और तीसरा क्या था? आईयूडी। अब चौथा जो आएगा वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोलियां। ठीक है, गोलियां। अब देखो यहां पर भी अब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। अब देखो क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनो। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स। कॉन्सेंट्रेशन है अभी आपका, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सर यहां पर बोल रहा है कि अगर सिंगल आपको अगर हार्मोन देना है तो प्रोजेस्टेरॉन दो, अगर कॉम्बिनेशन में देना है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दो। लेकिन सर सिंगल एस्ट्रोजन नहीं बोल रहा है। देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो, या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस दो, मतलब प्रोजेस्टेरॉन के पिल्स दो, या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कंबाइन पिल दो। लेकिन एस्ट्रोजन वाला पिल अब ये क्यों, इसका भी मैं आंसर थोड़ी देर में दूंगा अभी आपको, ठीक है? दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड, उन टैबलेट को ही क्या बोला जाता है? पिल्स बोला जाता है। अभी कैसे लेना है पहले मैं समझा देता हूं आपको, फिर उसके बाद में आपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे अटेंटिव बैठ के सुनना है, क्योंकि जो बच्चों को मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं पढ़ाया है वो बच्चे जो डाउट लेकर आकर आते हैं बार बार यहां पे, इसी का लेके आते। इसीलिए मैं एक बार समझाऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। समझ में आया? सुन लो क्या बोला। अब याद करो, मैंने बोला था आपको कि जिस मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया वो अगर अच्छे से समझ में आई है आपको तो अब ये वाली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। फिर भी मैं एक बार अच्छे से दोहरा रहा हूं, पहले सुन लो। अगर नहीं समझ में आया डबल से समझाता हूं, लेकिन पहली बार में ही समझने की कोशिश करो, ठीक है? देखो सर ये बताओ अभी आप कि एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज क्या होते हैं? 1 से लेकर 28 दिन तक। ये बात समझ में आई आपको? सर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन से पहले प्री ओव्यूलेटरी फेजेस, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस, ठीक है? हाँ, अब क्या बोल रहे हैं गौर से सुनो। अब देखो कि पहले 5 दिन में ब्लीडिंग होती है, बोला था मैंने। इसी को मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, इसी को आपके एनसीईआरटी मेंसस लिख रही है। क्लियर? कंसंट्रेशन चाहिए अब आपका। अब एक फीमेल डॉक्टर के पास गई और बोला कि मुझे कंसेप्ट, मतलब मुझे अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए। तो सब में पहले डॉक्टर जो है ना आईयूडी की सलाह देगा कि भाई आपको कितने दिन के लिए नहीं चाहिए। उसने बोला कि मुझे 1 साल चाहिए, तो वो बोलता है कि भाई सब में आसान है, आप ये आईयूडी इंसर्ट कर लो। लेकिन अब वो जो फीमेल है ना वो बोल रही है कि आईयूडी मैंने इंसर्ट किया था लेकिन उसकी वजह से मुझे मसले हो रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है या जो भी मसले हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आईयूडी यूज नहीं कर सकती। तो अब आप मुझे कोई दूसरा ऑप्शन बताओ। तो अब डॉक्टर उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिख कर देगा और लिखकर देने के बाद उसका तरीका समझाएगा कि कैसे कैसे लेना है। तो अब सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपकी एनसीईआरटी ऐसे लिख रही है कि फीमेल को बोला जाता है, फीमेल को क्या बोला जाता है, गौर से सुनो अभी, कि एक स्ट्रिप दी जाती है। सर आपको 6 महीने के ऐसे स्ट्रिप देते हैं, एक स्ट्रिप 1 महीने की, ठीक है? अब 1 महीने में कितने दिन है कंसीडर करो, 30 दिन है, ठीक है? 30 दिन का है। अब साइकिल तो हम लोग 28 की बोल रहे हैं। तो अब उस फीमेल को बोला जाता है काम करो अभी आप, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी उसके बाद 5 दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, उसके दौरान में आप किसी भी दिन से ये पिल लेना स्टार्ट करना है, रोज की 1 पिल। कंसंट्रेशन चाहिए अब। हाँ, तो अब भाई बीच में लेना है ना, तो इससे बेहतर है डॉक्टर क्या बोलता है कि आप एक काम करो, आपको याद रहने के लिए जिस दिन से ब्लीडिंग चालू हुई उस दिन से लेना चालू कर दो, तो भूलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? किस दिन लेना चालू कर दिया, हाँ समझो, ठीक है? अब बोला जाता है कि आपने ये पिल कंटिन्यू 21 दिन तक खाना है, रोज एक। कितना खाना है? 21 दिन तक। कब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई? तो ये आसान है तरीका याद रखने के लिए,
ठीक है, 21 दिन तक खाना, 21 दिन के बाद छोड़ना है, मतलब खाना नहीं है। लेकिन अब वो फीमेल को याद रहेगा नहीं रहेगा, जो भी मसले आए हैं, इसीलिए आप क्या होता है कि वो जो स्ट्रिप रहती है ना, पत्ता जो रहता है, उसमें 30 या 31 गोलियां होती है। आप बोलोगे सर 21 तो खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसके ऊपर डे भी लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 ऐसा 21 30 तक, और आप बोल रहे सर उसमें 30 रहते हैं, ताकि उसको वो चीजें भूले ना। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कंसीव होने से पहले क्या प्रिकॉशन लेना है ले लो। तो अब क्या होता है, 30 जो पत्ते हैं ना, उसमें 21 दिन तक के जो टैबलेट होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है। अगले जो 10 8 7 8 9 जो भी टैबलेट है उसमें आयरन रहता है, या फोलिक एसिड रहता है, या विटामिन रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आयरन कंटेनिंग टैबलेट है तो उसका ब्लड लेवल बढ़ेगा, ब्लड आरबीसी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा, उसका आयरन का लेवल बढ़ेगा, नहीं उससे फायदा होगा, और उसको याद रहेगा कि मुझे रोज एक गोली खानी है। अब कंसिडर करो उसको बोला गया बीच में छोड़ भी देना है, तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए कंटिन्यू, यहां तक समझ में आया? देखिए, अब 21 दिन तक खाया, फिर छोड़ दिया, 7 दिन अगले खाए क्या? अब नहीं खाना है वगैरह, ये एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, ठीक है? हाँ, अब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अब आपका, बहुत गौर से सुनना है आपने। सर 21 दिन तक जो गोलियां दे रहे हैं उसके अंदर क्या है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, बोलो। सर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा है तो सर एफएसएच और एलएच बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हमको पढ़ाया था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ज्यादा, मतलब मॉडरेट अमाउंट में होता है तो क्या होगा? एफएसएच और एलएच रिलीज। अब आप कब से खाना चालू कर दिया? पहले दिन से कंसिडर करो। तो अब 21 दिन तक उस फीमेल के बॉडी में एफएसएच और एलएच बनेगा क्या? तो बताओ 14th डे पे ओव्यूलेशन वगैरह होगा क्या? तो रुक गया ना सब प्रोसेस, कोई मसला ही नहीं। हाँ, लेकिन सर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल तो है ना बॉडी में, अब वो तो बाहर से पिल से आओ या कुछ भी आओ, उससे यूटेरस की उधर तो डेवलपमेंट चलेगी ना। तो इसीलिए 7 दिन का अगर गैप दिए तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं आ रहा तो अगली वाली स्लफिंग होगी ना भाई, अगली वाली पहले ब्लड आ रहा है, वो पहला दिन कैसे समझ में आएगा फिर? इसलिए 7 दिन का गैप देते। तो अब उस गैप के दौरान में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है क्या? नहीं है। तो अब उसका क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से स्लफ अप हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। परफेक्ट समझ में आया? अगर कंसीडर करो ये 7 दिन में अगर नहीं छोड़े तो फिर एंडोमेट्रियम जो है ना और थिक होता जाएगा और फॉल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम आना चालू हो जाएंगे फिर, क्योंकि स्लफ अप भी होना जरूरी है ना, इसीलिए बीच में गैप देते 7 दिन का। कंसेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर है? अब देखो मैं जो पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी, अब क्लियर हो रहा है क्या? देखो अब आपको, ठीक है? सब बच्चे गौर से सुनेंगे। देखो देखो क्या पिल्स हैव बीन टेकन, देखो फॉर अ पीरियड ऑफ स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 days, पहले 5 दिन के दौरान में। तो अब याद रहने के लिए डॉक्टर क्या बोल रहा है? जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उस दिन से ले लो। टू मेंस्ट्रुअल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन occur, it has been repeated in the same pattern till the female desire to prevent। अभी कब तक लेंगे वो टैबलेट? जब तक उसको कंज्यूम नहीं करना है तब तक। परफेक्ट समझ में आया? बोलो। राइट। दे इनहिबिट, क्या इनहिबिट कर रहा है बोलो? एंड एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो हमने क्या बोला? सर्विक्स जो है ना उसमें ज्यादा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए अच्छे से? परफेक्ट समझ में आ रहा है? अब आगे देखो। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। लेकिन सहेली याद करो कैसी थी वो? नॉन स्टीरॉयडल। देखो, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, मैंने नाम भी बोला आपको, सेंट क्रोमन या ऑर्बिलॉक्सिफिन, ठीक है? हाँ, इट इज वंस अ वीक। और एक खास बात क्या है उसकी? वीक में एक ही बार लेना है, ये रोज रोज लेना है,
ठीक है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज। परफेक्ट समझ में आया आपको? गौर से सुनो। अब उसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको कि सर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को कंबाइन में लो या प्रोजेस्टेरॉन लो, लेकिन एस्ट्रोजन। अब सुनो क्या हो। अब कंसीडर करो किसी फीमेल को 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, किसी को 4 साल तक नहीं चाहिए, किसी को 5 साल तक नहीं चाहिए। उस फीमेल को रोज एक टैबलेट खाना लग रहा है ना, तो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? नहीं, कंसीडर करो अगर एस्ट्रोजन वाली टैबलेट दी सिर्फ तो क्या हो रहा है वो? अब आपको पता है कि सर एस्ट्रोजन का जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने वाला हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने वाला हार्मोन है। सर उस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डेवलप जो हो रहा है उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, तो ब्रेस्ट का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसमें साइज बढ़ रहा है। सर एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करता है एस्ट्रोजन, मतलब सेल का प्रोलिफरेशन करना मतलब क्या? सेल का डिवीजन करना। जब सेल का डिवीजन कर रहा है मतलब सेल साइकिल चल रही है, सेल साइकिल चल रही है, जो चीज चल रही है उसी में तो गलती होने के चांसेस हैं, और अगर गलती हो गई तो कैंसर हो जाएगा। अब उसको रोकना है तो क्या करो भाई? एस्ट्रोजन वाली पिल सी मत दो, सिर्फ क्या दो? प्रोजेस्टेरॉन वाली दो। या तो प्रोजेस्टेरॉन का वो इफेक्ट नहीं है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन दो, इसीलिए एस्ट्रोजन वाली पिल नहीं देते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। क्या है उसके साइड इफेक्ट? यहां तक सबको समझ में आया? अच्छे से बोलो, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? आगे इतना एक पैराग्राफ में बताता हूं आपको, फिर उसके बाद आपको लिखने के लिए चांस दूंगा, ठीक है? अब आ जाओ, स्टरलाइजेशन टेक्निक कल देखेंगे। देखो प्रोजेस्ट्रोजन अलोन बोले तो सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्टेबल और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इसका मतलब क्या है सुन लो। अब रोज टैबलेट खाना है ना, तो अब है ना फॉर्मुलेशन बोलते हैं उसको, मतलब फॉर्मुलेशन बोल समझ में आता है? ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं जिसमें इंजेक्शन के फॉर्म में देना है या तो इम्प्लांट के फॉर्म में देना है। तो क्या करते देखो कि इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते, या तो स्किन के नीचे थोड़ा सा ऐसा कट करते, छोटा सा कट, और उसके अंदर टैबलेट मतलब उसके अंदर कैप्सूल की तरह है ना इंसर्ट कर देते। तो क्या होता पता है कि वो 6-6 महीने तक चलता है, मतलब रोज रोज गोली खाने की जरूरत नहीं। उसको बोलते हैं या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दो या इम्प्लांट के फॉर्म में दो। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आपके एनसीईआरटी ने यहां पर देखो फिगर दिया है, देखो इम्प्लांट का। ऐसे इम्प्लांट रहते हैं जिसको इंसर्ट करते हैं स्किन के नीचे। समझ में आ रहा है आपको? ताकि क्या हो कि रोज रोज गोली खाने से बच जाए, ठीक है? आ जाओ, अब देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, गौर से सुनो, ठीक है? देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ, वही सेम एक्शन है लेकिन रोज रोज खाने का बच जाए। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच, तो मैंने बोला 6-6 महीने तक चलता है, ठीक है? आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. कंसिडर करो कि क्या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद अब लग रहा है कि भाई अब नहीं चाहिए ये, मतलब कंस्यूम नहीं होना चाहिए, तो ये इमरजेंसी पिल देते हैं जिनको क्या बोल रहा है विद इन 72 आवर्स में देना लगता है। तो क्या हो जाएगा? कंसीव नहीं होगा। या तो क्या बोल रहा है कि आईयूडी को इंसर्ट कर दो। अब आईयूडी इंसर्ट हुआ, अगर कंसीव मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इंप्लांट नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ? बोलो। लेकिन कितने घंटे में देना? विद इन 72 आवर्स। परफेक्ट समझ में आया अभी? बोलो। यहां तक जो मैंने बातें समझाई क्लियर हुआ? अगली जो मेथड है उसमें परमानेंट मेथड में आता है जिसको हम लोग स्टरलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, वो कल देखेंगे, ठीक है?